हेलो एंड वेलकम टू मिंट टॉक इंडिया। आज के इस वीडियो में हम आपके क्लास 5th इंग्लिश का यूनिट नंबर 9 लेसन अराउंड द वर्ल्ड पढ़ेंगे और ये है इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन जो कि है पार्ट 1 वीडियो। ये जो आपका लेसन है बहुत ही मज़ेदार कहानी है जिसे लिखा है जूल्स वर्न ने। ये एक फ्रेंच राइटर है। इन्होंने बहुत साल पहले इस स्टोरी को लिखा था और जिस समय ये स्टोरी लिखी गई थी उस समय एरोप्लेन्स उतने ज़्यादा एक्सेसिबल नहीं थे, तो किसी को अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था तो वो दूसरे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे हम इस टाइटल से ही समझ सकते हैं अराउंड द वर्ल्ड, वर्ल्ड मतलब दुनिया, दुनिया घूमने की बात इस लेसन में की गई है। तो आज से बहुत सारे 100 साल पहले अगर किसी को दुनिया घूमना पड़ता था तो वो सोच ही नहीं पाता था कि मैं कैसे घूमने जाऊंगा, और वो भी सिर्फ 80 डेज में, जो कि हम आगे इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। 80 डेज में पूरी दुनिया घूम लेना, क्या ये इतना आसान बात है, वो भी बिना एरोप्लेन के। आजकल तो अगर आपको इंडिया से लंदन भी जाना हो तो भी हम शायद एक दिन में ज़रूर पहुंच जाएंगे, लेकिन उस समय एरोप्लेन तो था नहीं, तो फिर अराउंड द वर्ल्ड कैसे जाया जाएगा। देखिए यहाँ पे ट्रेन की फोटो है, इसीलिए ये जो लेसन है ये इतना इंटरेस्टिंग है। आजकल तो बहुत अलग अलग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हमारे आसपास हम देखते हैं कि वैसे तो ये इमेजिनरी स्टोरी है, ओके, दिस इज नॉट अ ट्रू स्टोरी। तो इस कहानी का जो मेन कैरेक्टर है जो कि है फिलिस फॉग, वो एक इंग्लिश मैन है। ही इज फ्रॉम यूके, यूनाइटेड किंगडम, और वो लंदन से अपनी जर्नी स्टार्ट करता है। तो यहाँ पे हम उसके जर्नी का रूट मैप देख सकते हैं, और फिर यहाँ से होते हुए वो इंडिया पहुँचता है, इंडिया से होते हुए हांगकांग पहुँचता है, योकोहामा पहुँचता है, और फिर पूरे अर्थ का चक्कर लगाता हुआ वो यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में पहुँचता है, और नॉर्थ अमेरिका से फिर यहाँ पे वापस आ जाता है, और उसकी अराउंड द वर्ल्ड की जर्नी 80 डेज में पूरी हो जाती है। क्या कोई कारण है कि मिस्टर फिलिस फॉग को 80 डेज के अंदर ही ये जर्नी पूरी करनी है, इससे ज़्यादा नहीं? क्योंकि उसने अपने फ्रेंड्स से बेट जो लगाया था, बेट मतलब एक तरीके की शर्त, कि अगर मैं ये शर्त पूरा कर लेता हूँ तो बदले में उसका जो फ्रेंड वो उसे कुछ पैसे देगा। सो लेट्स रीड एंड एंजॉय द स्टोरी। मिस्टर फिलिस फॉग lays a bet with some of his friends to go around the world in 80 days. So this is how the story goes on. आपका ये जो लेसन है ये पूरे लंबे बड़े से स्टोरी का एक छोटा सा पोर्शन है, बिल्कुल जैसे आपने रॉबिन्सन क्रूसो की कहानी और गुलिवर्स ट्रैवल का एक छोटा सा पोर्शन ही अपने टेक्स्ट बुक में रीड किया है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, मिस्टर फिलिस इज फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम, और उन्होंने अपनी जर्नी जो स्टार्ट की थी वो लंदन से स्टार्ट की थी। ही इज़ एन इंग्लिश मैन, वहाँ पे सभी लोग इंग्लिश बोलते हैं। मिस्टर फिलिस का ही एक और फ्रेंड आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे आगे चल के, उनका नाम है पासपटू, एंड पासपटू इज़ अ फ्रेंच मैन, ही इज़ फ्रॉम फ्रांस, और ये दोनों मिलके अपने इस 80 डेज की यात्रा को पूरा करते हैं। दैट इवनिंग दे वर ऑन द ट्रेन फ्रॉम सैन फ्रांसिस्को टू न्यूयॉर्क। उस दिन शाम के वक्त मतलब कि ये मिस्टर फिलिस फॉग और उनके फ्रेंड जो है पासपटू, वो लोग ट्रेन में करके सैन फ्रांसिस्को से न्यूयॉर्क जा रहे थे। तो जैसे कि हमने उनके रूट मैप में देखा, लंदन से जर्नी स्टार्ट करके पूरी दुनिया वर्ल्ड के गोल चक्कर लगाने के बाद यहाँ पे जब वो पहुँचे थे, ये कौन सी जगह है? ये है नॉर्थ अमेरिका और ये है साउथ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में ही इस पोजीशन पे है सैन फ्रांसिस्को, और इस वाली पोजीशन पे है न्यूयॉर्क। तो मिस्टर फिलिस फॉग की जो ट्रेन थी वो यहाँ से शुरू होकर न्यूयॉर्क जाने वाली थी। And what was the distance between the two places? Which was 3,786 miles away. 1 mile is equal to 1.6 kilometers. तो जब हम कन्वर्ट करेंगे तो ये जो माइल्स वाला डिस्टेंस है वो किलोमीटर में इतना बन जाएगा, 6057.6 किलोमीटर न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को के बीच का डिस्टेंस। In 7 days, the train would take them
फ्रॉम द पैसिफिक ओशन टू द अटलांटिक ओशन। और इस ट्रेन का जो जर्नी था वो 7 दिनों में पूरा होने वाला था। ट्रेन कहाँ पे गुजरने वाली थी? यहाँ पे ये है पैसिफिक ओशन, ये है नॉर्थ अमेरिका और ये है अटलांटिक ओशन। तो मिस्टर फिलिस फॉक की जो जर्नी थी वो कुछ इस तरह से होके जा रही थी, यानी कि फ्रॉम पैसिफिक ओशन टू अटलांटिक ओशन। द ट्रेन स्टीम्ड थ्रू कैलिफोर्निया एट फुल स्पीड। और उनकी जो ट्रेन थी स्टीम्ड थ्रू मतलब पूरे फोर्स के साथ, एकदम बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ वो कैलिफोर्निया से स्टार्ट हुई। यूएसए जो है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसमें टोटल 50 स्टेट्स होते हैं, इसीलिए इनके फ्लैग में भी आप टोटल 50 स्टार्स काउंट करके ढूंढ के निकालेंगे। अब ये जो स्टेट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, जैसे ये जो बड़ा सा पोर्शन आप देख रहे हैं ये है कैलिफोर्निया। दिस इज वन स्टेट इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। कैलिफोर्निया में ही एक जगह है सैन फ्रांसिस्को। अब यहीं से ट्रेन स्टार्ट हुई थी। इट क्रॉस्ड, ट्रेन ने क्रॉस किया स्टीप माउंटेन स्लोप्स, डीप कैनियंस एंड हेयर रेजिंग कर्व्स। अब ट्रेन कहाँ कहाँ से गुजर रही थी? सबसे पहले स्टीप माउंटेन्स क्या होता है? स्टीप माउंटेन मतलब एकदम खड़ी चट्टान जिसमें चढ़ना बहुत ही मुश्किल होता है। जैसे आप ड्राइंग करते हैं तो ऐसे माउंटेन बनाते हैं, और जो स्टीप माउंटेन होगा वो कुछ इस तरीके का होगा, तो ये बहुत ही मुश्किल होता है। लोगों के फिसल के गिरने का डर बहुत ही ज़्यादा होता है। उसके बाद हमारी ट्रेन डीप कैनियंस से गुजर रही थी। कैनियंस क्या होता है? अ डीप नैरो वैली विथ स्टीप साइड्स एंड ऑफन विथ अ स्ट्रीम ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू इट। तो ये जो हम जगह देख रहे हैं, इस तरीके की जगह नॉर्थ अमेरिका में बहुत फेमस है, बहुत देखने को मिलती है। तो हमारी जो ट्रेन थी वो इस तरीके की जगह से भी होके गुजर रही थी। और इसके अलावा हमारी ट्रेन हेयर रेजिंग कर्व्स के आसपास से भी गुजर रही थी। हेयर रेजिंग का मतलब रोंगटे खड़े कर देने वाली बात। जैसे आपको भी महसूस हुआ होगा, हमारे हाथों में जो बाल होते हैं, जब हम किसी चीज़ से बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं या फिर हमें बहुत ही ज़्यादा डर लगने लगता है तो हमारे हाथों के बाल कैसे खड़े खड़े हो जाते हैं। दैट इज़ हेयर रेजिंग। जैसे आप इस फोटो में देखिए, यहाँ पे रास्ता सामने से जाके कर्व हो गया है, मतलब मुड़ गया है। अब ट्रेन ट्रैक अगर ऐसे अचानक से कर्व हो जाएगी तो हमें तो पता नहीं चलेगा कि आगे जाके पता नहीं कोई और ट्रेन खड़ी है कि नहीं, शायद एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं हम टर्न लेते टाइम यहाँ से माउंटेन से नीचे गिर ना जाए। तो इसीलिए कैलिफोर्निया से न्यूयॉर्क की जो जर्नी थी वो बहुत ही एक्साइटिंग थी। यह कैलिफोर्निया का शहर बहुत ही खूबसूरत। और जब ये ट्रेन कैलिफोर्निया से स्टार्ट होके चली थी तो वो ट्रेन कहाँ पे क्रॉस कर रही थी? फिर से पढ़ते हैं। इट क्रॉस्ड स्टीप माउंटेन स्लोप्स, स्लोप्स मतलब ढलान, डीप कैनियंस एंड हेयर रेजिंग कर्व्स। और ये कर्व्स कहाँ मूव कर रहे थे, कहाँ पे जा रहे थे? मूविंग थ्रू अ फ्यू टनल्स एंड ब्रिजेस। टनल्स क्या होता है? माउंटेन्स के अंदर से माउंटेन को खोद के डिग करके एक रास्ता बनाया जाता है जिसमें से ट्रेन गुजर के एक माउंटेन के एक साइड से दूसरे तरफ जा सकती है। और वो अंदर से बहुत ही ज़्यादा अंधेरा वाला या फिर ठंडा होता है, तो उसे हम कहते हैं TUNNEN टनल। और ब्रिज क्या होता है? ब्रिजेस आर द टॉल स्ट्रक्चर्स दैट कनेक्ट्स टू प्लेसेस। इस तरीके के बहुत से डेंजरस और एडवेंचर वाले रास्ते से होके कैलिफोर्निया से हमारी ट्रेन स्टार्ट हुई थी। फिर क्या हुआ? सडनली द ट्रेन स्लोड डाउन। अचानक से ट्रेन ने थोड़ा सा धीमी गति पकड़ ली, थोड़ा स्लो हो गया इसकी स्पीड। एज अ हर्ड ऑफ बफेलोज चार्ज्ड अक्रॉस द रेलवे ट्रैक। क्योंकि ट्रेन जिस ट्रैक पे होके गुजर रही थी, अचानक से उसके सामने एक बफेलो का झुंड आ गया। हर्ड ऑफ बफेलोज मतलब भैंसों का एक झुंड आके खड़ा हो गया। चार्ज अक्रॉस मीन्स टू रन वेरी फास्ट। द ट्रेन वॉज फोर्स्ड टू स्टॉप टिल द प्रोसेशन पास्ड लाइक अ ग्रेट ब्राउन रिवर। जब तक कि ये जो भैंसों का जुलूस था, प्रोसेशन, सी द स्पेलिंग हियर, PRO, प्रो,
CES, सेस, SION, प्रोसेशन। प्रोसेशन का मतलब होता है कि जुलूस। व्हेन अ ग्रुप ऑफ पीपल वॉक टुगेदर इन एन ऑर्डर, उसको हम प्रोसेशन बोलते हैं। शायद इस तरीके के प्रोसेशन आपने हमारे देश में भी देखा होगा, जब कोई फेस्टिवल होता है या फिर इलेक्शन हो रहे होते हैं, सभी वोट दो, बहुत सारे लोग एक पर्टिकुलर काम को लेके भीड़ बना के रास्ते पे चल रहे होते हैं, वो होता है प्रोसेशन। तो जब तक हमारे इन भैंसों का ये झुंड, जो एक ग्रेट ब्राउन रिवर, एक बहुत बड़े ब्राउन नदी के जैसा दिखने वाला इनका जो प्रोसेशन था, जुलूस था, ये निकल नहीं जा रहा था, तब तक के लिए ट्रेन को तो रुकना ही था। द ट्रेन वॉज फोर्स्ड टू स्टॉप। द हर्ड टुक अ फुल 3 hours टू क्रॉस द ट्रैक। और उस झुंड ने टोटल 3 घंटे लगाए पूरा रेलवे ट्रैक खाली करने के लिए। नाइट हैड फॉलन बाय द टाइम द ट्रेन कुड मूव अगेन। फिर से कि ट्रेन वापस चलना स्टार्ट कर पाती, तब तक रात हो चली थी। तो भैंसों का झुंड जब खाली कर दिया उन्होंने रेलवे ट्रैक को, उसके बाद ट्रेन ने दोबारा चलना स्टार्ट किया। द ट्रेन हेडेड फॉर मतलब ट्रेन ने वापस चलना स्टार्ट किया फॉर द स्टीप माउंटेन्स। दिस वॉज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ द जर्नी। ये जो जर्नी का हिस्सा था फिलिस फॉक का, ये सबसे मुश्किल हिस्सा था उनकी जर्नी का। विथ इट्स वाइंडिंग रोड्स, क्योंकि इन माउंटेन्स के ऊपर जो ट्रैक्स के ऊपर ट्रेन चल रहे थे, वो रास्ते घुमावदार रास्ते थे। WIND, इसको आप विंड कह सकते हैं जब हवा की बात चल रही है, लेकिन इसी स्पेलिंग को हम WIND वाइंड भी बोल सकते हैं। वाइंड का मतलब है कि किसी के आजू बाजू गोल गोल घूम के उसे लपेट लेना। जैसे हम इस फोटो में देख सकते हैं, ये एक स्टीप माउंटेन है और इस स्टीप माउंटेन पे ये जो रास्ते हैं, ये घुमावदार रास्ते हैं, जैसे कि इन्होंने गोल गोल घूम घूम के इस पहाड़ को कवर कर लिया है। सो हियर द रोड हैज वाइंडेड द माउंटेन। दे पास्ड द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ देयर जर्नी, और उन्होंने अपने जर्नी का सबसे हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंच चुके थे। हाईएस्ट पॉइंट क्या होता है? सबसे ऊंची जगह, जमीन से ऊंची। और वो कितनी ऊंचाई पे थी? 7524 फीट अबव सी लेवल। दैट मीन्स इफ दिस इज द ग्राउंड, अगर ये जमीन है, इस जमीन को हम सी लेवल बोलते हैं। और इस सी लेवल के कितने ऊंचाई तक हमारी ट्रेन पहुंच गई थी? 7524 की ऊंचाई तक हमारा ट्रेन यहाँ पे पहुंच चुका था। एंड इन अ फ्यू आवर्स, कुछ ही घंटों में, दे वुड बी आउट ऑफ द रॉकी माउंटेन्स। और फाइनली कुछ ही घंटों में वो इन पथरीले माउंटेन्स से बाहर निकलने वाले थे। आफ्टर द पैसेंजर्स हैड टेकन देयर ब्रेकफास्ट, जब तक कि ट्रेन के अंदर के जो सवारी थे, पैसेंजर्स मीन्स द पीपल हु ट्रैवल इन द ट्रेन और बस, दे आर कॉल्ड द पैसेंजर्स। जब पैसेंजर्स अपना ब्रेकफास्ट, सुबह का नाश्ता कर चुके थे, द ट्रेन गेव अ श्रिल विसल, SHRILL, श्रिल विसल। श्रिल का मतलब अ वेरी हाई पिच्ड साउंड, बहुत ही जोर का विसल बजाया ट्रेन ने। एंड ब्रेक्ड विथ अ जर्क, और एक जर्क के साथ ट्रेन ने अपनी ब्रेक लगाई और रुक गया। जर्क का मतलब अ वेरी क्विक, शार्प और सडन मूवमेंट, मतलब कि ट्रेन चल रही थी, अचानक से उसने ब्रेक लगाया और वहीं पे खड़ी हो गई। द ट्रेन गेव अ श्रिल विसल एंड ब्रेक्ड विथ अ जर्क एंड केम टू अ हॉल्ट। हॉल्ट मतलब स्टॉप। द ट्रेन स्टॉप्ड देयर। स्पेशली हॉल्ट हम तब यूज करते हैं जब हम बस या फिर ट्रेन के बारे में बता रहे होते हैं। ट्रेन अगर बिना किसी मतलब के अचानक से स्टॉप हो जाएगी तो हम क्या करेंगे? यूजुअली ट्रेन के अंदर के पैसेंजर, शायद आपने भी देखा होगा, ट्रेन चलते चलते अगर कहीं पे रुक गई तो हम क्या सोचेंगे? शायद कोई स्टेशन आया है। तो ट्रेन से हम बाहर उतर के बाहर देखते हैं कि कौन सा स्टेशन आया है। स्टेशन पे येलो कलर का ऐसा बोर्ड लिखा होता है जिसपे स्टेशन का नाम लिखा होता है और हमें पता चलता है कि ट्रेन कौन से स्टेशन पे आई है। तो यहाँ पे भी क्या हुआ? पासपर्टू, जो कि मिस्टर फिलिस फॉक के फ्रेंड थे, यहाँ पे आप इनके स्पेलिंग को देखिए, PASSE, पास, PAR, पर,
TOUT। अब इसको आप टाउट नहीं बोलेंगे, इसको हम TU ही प्रोनाउंस करेंगे क्योंकि ये फ्रेंच नेम है। पासपाटू, अ फ्रेंच पैसेंजर, वेंट टू सी व्हाट द मैटर वॉज, कि अचानक से हमारी ट्रेन चलते चलते तो रुक गई, तो बाहर जाके देखता हूँ कि कौन सी स्टेशन आई है, क्यों ट्रेन रुक गई। बट देयर वॉज नथिंग टू बी सीन, लेकिन बाहर कुछ भी नजर नहीं आया। द ट्रेन हैड हॉल्टेड इन द मिडल ऑफ नोवेयर, ट्रेन स्टॉप हुई थी जहाँ पे कुछ भी आसपास नहीं था। मिडिल ऑफ नोवेयर का मतलब, इस फोटो को आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या आपको कुछ नजर आ रहा है? नथिंग। वेयर इज दिस प्लेस? आई डोंट नो वेयर। तो इसीलिए इन्होंने लिखा है कि द ट्रेन हैज हॉल्टेड इन द मिडल ऑफ नोवेयर। आसपास तो कुछ भी जगह नहीं है, कोई भी लैंडमार्क नहीं है, कोई भी बिल्डिंग नहीं है, कोई भी ऐसी जगह नहीं है जिससे कि हमें पता चले कि ये कौन सी जगह है। इसीलिए ट्रेन कहाँ पे आके रुकी थी, पासपाटू को कुछ पता ही नहीं चला। देयर वॉज नो स्टेशन इन साइट, पासपाटू को कोई स्टेशन भी नहीं नजर आ रहा था। ही हर्ड, कि अचानक से उन्होंने सुना, द सिग्नल मैन से। सिग्नल मैन एक प्रोफेशन भी होता है जो ट्रेन को सिग्नल देने का काम करता है, क्योंकि ये रेलवे का कर्मचारी होता है। इन्हें पता होता है कि ट्रेन जिस ट्रैक पे चल रही है वो ट्रैक आगे जाके खाली है ना, क्या फिर उस ट्रैक पे पहले से ही कोई और ट्रेन तो नहीं खड़ी। तो अगर ऐसे होगा तो वो ट्रेन को रेड कलर की झंडी दिखाएगा और ट्रेन आगे नहीं बढ़ेगी। और जब इसे लगेगा, ये अपने सिस्टम कंप्यूटर में ही चेक करके देखेंगे कि रेलवे ट्रैक का जो आगे वाला पोर्शन है वो खाली है, तब वो ये ग्रीन कलर का झंडा दिखाएगा और ट्रेन हमारी फिर आराम से चल पाएगी। ही हर्ड द सिग्नल मैन से, पासपाटू ने सुना कि सिग्नल मैन बोल रहा है, द ट्रेन कांट गो ऑन, ट्रेन आगे नहीं जा सकती। द ट्रेन कैन नॉट गो ऑन। ऐसा क्यों? द ब्रिज नियर मेडिसिन बो वोंट सपोर्ट द वेट, क्योंकि ये ट्रेन आगे कहाँ पे जाने वाली थी? एक ब्रिज पे जाने वाली थी। इट वोंट सपोर्ट द वेट, ये जो ब्रिज है वो ट्रेन का जो भार है उसे वो नहीं सपोर्ट कर सकती, कैरी नहीं कर सकती, बिकॉज इट वॉज अ सस्पेंशन ब्रिज। सी द स्पेलिंग हियर, SUS सस, PEN पेन, SION सस्पेंशन ब्रिज। सस्पेंशन ब्रिज मीन्स झूलता हुआ ब्रिज। तो हमारा जो ट्रेन था वो इसके ऊपर से जाने वाली थी, लेकिन ये जो झूलता हुआ सस्पेंशन ब्रिज था ये ट्रेन के वेट को नहीं सह पाएगी, ये गिर जाएगी। ऐसा क्यों? इसीलिए क्योंकि सम ऑफ इट्स केबल्स वर ब्रोकन। केबल का मतलब अ थिक रोप ऑफ वायर विच इज यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन। जैसे कि हम इस फोटो में भी देख सकते हैं ना, ये यहाँ पे हमें ब्लैक कलर का केबल नजर आ रहा है और यहाँ पे कुछ कुछ जगह यहाँ पे टूटा हुआ है। तो अगर इस टूटे हुए ब्रिज के ऊपर ट्रेन गुजरेगी तो क्या होगा? ब्रिज भी गिरेगा, ट्रेन भी गिरेगा और अंदर के सब पैसेंजर्स भी मर जाएंगे। इसीलिए सिग्नल मैन ने कहा कि ट्रेन आगे नहीं बढ़ सकती। तो ड्राइवर ने क्या बोला? ड्राइवर इज the person who runs the train engine. The driver of the train said, perhaps there is a chance of getting across the bridge. कि शायद, perhaps शायद, there is a chance, हम एक मौका ले सकते हैं of getting across the bridge, ब्रिज के पार जाने की, by letting the train proceed at a maximum speed. कि हम अगर ट्रेन को एक बहुत ही हाई स्पीड में लेके चले, मैक्सिमम स्पीड में, तो एकदम 1 सेकंड के अंदर हम ट्रेन को दौड़ा के लेके इधर पहुंच जाएंगे, जिससे कि ब्रिज नहीं टूटेगी, ट्रेन को भी कुछ नहीं होगा और हम आराम से जा सकते हैं। प्रोसीड मीन्स टू मूव फॉरवर्ड। तो आप सबको लग रहा होगा कि इसके पीछे क्या लॉजिक है कि अगर ट्रेन को हम और भी स्पीड में भगाएंगे तो वो और ज्यादा भार की वजह से जल्दी गिरेगी ना ब्रिज, लेकिन ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, ये मोमबत्ती, कैंडल का फ्लेम, अगर इस आग के ऊपर हम कोई भी चीज़ पकड़ के खड़े रहेंगे, स्लो स्लो हिलाएंगे तो ये तो आग पकड़ लेगी। लेकिन अगर हम किसी भी चीज़ को इस फ्लेम के ऊपर ज़ोर ज़ोर से एकदम स्पीड में हिलाएंगे तो भी मेरी उंगली नहीं जल रही। ये चीज़ आप घर पे ट्राई मत कीजिए,
ये सिर्फ आपको समझाने के लिए। वही लॉजिक इस ड्राइवर ने अपने ट्रेन के लिए लगाया था कि अगर वो मैक्सिमम स्पीड में इस ट्रेन को इस सस्पेंशन ब्रिज के ऊपर से लेके जाएगा तो ये ब्रिज नहीं टूटेगी और ट्रेन भी पहुंच जाएगा। तो क्या लगता है आपको, क्या ट्रेन ब्रिज को क्रॉस करके आगे निकल चुकी थी? ये जानेंगे हम हमारे पार्ट 2 वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो पार्ट 1 ऑलरेडी इतना बड़ा हो चुका है, मैं इसको आगे और नहीं करना चाहती। वी विल मीट वेरी सून एंड कंप्लीट आवर चैप्टर with our part 2 video very soon. Thanks for watching and do like, share, subscribe our channel Mint Talk India for more upcoming videos.